चलिए अब हम बात करते हैं। कल हमने बात की थी ट्रांसफार्मर की। आज हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्या होती है, उसका समीकरण क्या होता है। उसको हम बोलते हैं ईएमएफ इक्वेशन, है ना। ई का मतलब इलेक्ट्रो, एम का मतलब मोटिव, एफ का मतलब फोर्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, और इक्वेशन को समीकरण, है ना। ई से विद्युत, एम से मोटिव यानी वाहक, और एफ से फोर्स यानी कि बल, विद्युत वाहक बल समीकरण किसका? ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर जो रहता है आपका, उसको हम थ्योरी तो कल देख ली थी हमने। आज हम देखेंगे इसका समीकरण क्या होता है। तो ईएमएफ इक्वेशन जो होती है ट्रांसफार्मर की, और जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी कि वोल्टेज विभव का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। तो जो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट का जो स्रोत रहता है, जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट पैदा होता है, तो उसको उसका जो आउटपुट हम किसके ट्रांसफार्मर के इनपुट में देते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है, उसको हम जो स्रोत रहता है अपना अल्टरनेटिंग करंट का, जहाँ से अल्टरनेटिंग करंट पैदा होता है, उससे हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को जोड़ते हैं, है ना। या प्राइमरी वाइंडिंग पे हम अप्लाई करते हैं जो भी सोर्स रहता है आपका अल्टरनेटिंग करंट का। तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से जो करंट रहता है प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग जिसके कारण मैग्नेटाइज्ड हो जाती है, तो जो करंट रहता है प्राइमरी वाइंडिंग में, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट या चुंबकीय करंट धारा। तो जो वो क्या करती है कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स, फ्लक्स से क्या होता है, आपकी चुंबकीय जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जाएगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा चुंबक के आसपास की चीज़ें भी, उस लोहे की चीज़ें आकर्षित होने लगती है चुंबक को बिना उससे टच किए। तो इसका मतलब है कि चुंबक के आसपास एक बल रेखा उत्पन्न हो जाती है। तो जो चुंबक के आसपास बल रेखाएं रहती है आपके यहाँ पे, प्राइमरी वाइंडिंग चुंबक का काम करती है। तो जो आपके उसके आसपास जो चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होती है किसी भी चुंबक के आसपास, वो आपकी फ्लक्स कहलाती है ना। तो जैसे आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में करंट गया, वो चुंबकीय हुई, उसके आसपास अल्टरनेटिंग फ्लक्स यानी कि परिवर्तित फ्लक्स, यानी कि कम ज़्यादा होना उसकी मात्रा में, उसके बल में, तो वो कोर में पैदा होती है। किसके कोर में? ट्रांसफार्मर की कोर में। और कोर क्या होती है? जिसपे हम वाइंडिंग को लपेटते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स रहता है, वो ऐसा कैसा लिंक्ड हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है किससे? जो उससे दूर, जो प्राइमरी वाइंडिंग से दूर कौन सी वाइंडिंग रही होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग, जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट रहता है। तो इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत उत्पन्न होता है, जो कि ईएमएफ जनरेट होता है। जिसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा, जिसके कारण से सेकेंडरी वाइंडिंग भी चुंबकीय हो जाएगी और उसमें भी करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा हो, वो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल। और ये किसकी वजह से प्रेरित हुआ? प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से। तो जो इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका जो परिमाण रहता है इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको हम ईएमएफ इक्वेशन के थ्रू फॉलोइंग करके उसको हम फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कहलाती है, या ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो लेट यानी कि माना हमने N1 जो है आपका, वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि आपकी प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न है, उसके जो वाइंडिंग है, आपने वाइंडिंग में देखा होगा टर्न रहते हैं गोले, जिसको बोलते हैं हम लपेटना।
और N2 आपके क्या है, टर्न, किसके टर्नों की संख्या, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या है ना। आपने देखा होगा मोटर वाइंडिंग की दुकान पे या जहाँ पे हम पंखा या मोटर सुधराने जाते हैं, वो वाइंडिंग करता है तो वो अलग अलग टर्न बांधता है ना, संख्या टर्न जो लपेटता है वाइंडिंग, वो आपके टर्न कहलाते हैं। तो और 5M क्या है आपका, मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर। फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा। तो अधिकतम फ्लक्स जो कोर में उत्पन्न हुआ वो आपका 5M कहलाता है। इसको हम WB यानी कि वेबर में इसको मापते हैं। वेबर इसकी इकाई रहती है। इसका फार्मूला रहता है BM गुणित A। B आपके क्या है, फ्लक्स घनत्व, और A आपका एरिया, और F आपका क्या है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी, AC सप्लाई की। और आवृत्ति को हम किस में नापते हैं, हर्ट्ज में, EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, ये इसका डायग्राम रहता है। हमारा अल्टरनेटिंग करंट इस प्रकार से चलता है ना, तरंग के रूप में। तो ये 5M आपका है T/4, यानी कि यहाँ पे इसको समय का चौथा हिस्सा कहलाता है ये। और आपको जो यहाँ से तरंग स्टार्ट हुई और जहाँ पे ये T है, यहाँ तक ये कंप्लीट एक साइकिल कहलाती है। तो जहाँ से तरंग स्टार्ट हुई, जहाँ पे ख़त्म हुई, तो इसको जो ये समय लगा कंप्लीट एक साइकिल होने में, आपका टाइम पीरियड T कहलाता है ना। तो ये हम इसको एक हिस्सा ऊपर का और आधा हिस्सा नीचे का, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, यानी T/2 तो भी आधा हिस्से को भी हम और आधा कर ले तो T/4 हो जाता है। तो जैसा कि इसमें बताया कि फिगर में यानी कि डायग्राम में, फ्लक्स जैसे जैसे बढ़ता जाता है, साइनोसॉइडल तरंग कहलाती है, साइन तरंग। इसकी अधिकतम मान पे जब पहुंचता है 0 से 5M तक, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। ये कब पहुंचेगा, जब आपका T/4 रहेगा, यानी कि क्वार्टर साइकिल में, है ना, 1/4 यानी कि क्वार्टर साइकिल में, और T/4 सेकंड में। तो T क्या है, टाइम पीरियड है साइन वेव का, जो सप्लाई वेव है ना। T बराबर क्या होता है, 1/f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है आपकी, आवृत्ति बराबर हो 1/समय। तो समय बराबर हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पे हमारा देयरफॉर जो एवरेज रहता है आपका, जो आपका औसत रहता है, औसत मान जो रहता है आपका, औसत दर जो रहती है फ्लक्स के परिवर्तन की, वो क्या हो जाएगी, 5M/T/4, ये बड़ा, या 5M/1/4 F भी लिख सकते हैं अपन इसको, क्योंकि T बराबर 1/f होता है। तो जहाँ पर यानी कि देयरफॉर जो एवरेज रेट जो होता है चेंज ऑफ फ्लक्स का, 4F5M वेबर पर सेकंड, है ना। तो जहाँ पे अब जो देखेंगे अपन, इंड्यूस्ड EMF जो है पर टर्न, यानी कि हर एक राउंड का टर्न का बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न, यानी कि जो आपका फ्लक्स के परिवर्तन की दर है पर टर्न, वो हो जाता है। तो जहाँ पे एवरेज जो रहता है आपका EMF पर टर्न बराबर हो जाएगा 4F5M वोल्ट में, क्योंकि EMF मतलब होता है विद्युत वाहक बल, या इसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं, इसी के नाम वोल्टेज होता है, तो इसलिए हम वोल्ट में नापेंगे इसको। अब हम जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ये पिछली यूनिट में पढ़ाया है मैंने। तो RMS वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, EMF पर टर्न बराबर फॉर्म फैक्टर इनटू एवरेज EMF पर टर्न, है ना। वही गणित लगा है इसमें सिंपल। तो जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता है साइनोसॉइडली, क्योंकि हमारी तरंग भी चेंज हो रही है AC की, है ना। जैसे जैसे हमारा इस तरंग का 0 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके मैक्सिमम मान पे गया, फिर नीचे आया, फिर नेगेटिव में गया, फिर ऊपर गया 0 पे। तो ये जैसे जैसे फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है तरंग के अनुसार, तो फॉर्म फैक्टर जो रहता है साइन वेव का, वो क्या हो जाएगा आपका 1.11। तो जहाँ पर देयर फॉर RMS वैल्यू जो हो जाएगी EMF इक्वेशन की, फॉर्म फैक्टर यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसका 1.11 इंटू 4F5M बराबर क्या हो जाएगा आपका 4.44F5M। तो RMS वैल्यू जो रहेगी आपकी इंड्यूस्ड EMF की पूरे प्राइमरी वाइंडिंग में, हो जाएगी RMS वैल्यू पर टर्न इंटू जितने उसके टर्नों की संख्या है प्राइमरी वाइंडिंग में।
तो E1 बराबर हो जाएगा आपका 4.44 एफ एन वन 5 एम। एन वन आपका नंबर ऑफ टर्न, अब जबकि कोयल में जितने टर्न हो। उसी प्रकार जो RMS रहेगा इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी वाइंडिंग का, उस वो भी यही रहेगा E2 बराबर 4.44 एफ इंटू 5 एम। तो जो ऊपर की जो दो इक्वेशन निकली हमारी, फर्स्ट और सेकंड, एक नंबर और 2 नंबर इक्वेशन, तो EMF इक्वेशन ट्रांसफार्मर की ये आपकी कहलाती है, यही आपका E1 और E2 आपके ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन कहलाती है। तो ये आपका EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कहलाती है, जो कि हमें क्या बताती है, EMF अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इज सेम फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आइडियल ट्रांसफार्मर जो रहता है नो लोड पे, यानी कि उसमें कोई लोड नहीं है, कुछ उसका उपयोग नहीं हो रहा है ना, तो वो हो जाएगा आपका E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2, जहाँ पे V1 क्या आपके सप्लाई वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग की और V2 टर्मिनल वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग का, है ना। जब ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं, यानी ट्रांसफार्मर से कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, तब की बात है। अब जब आपका वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो रहता है वो K से प्रदर्शित होता है। तो जो हमने ऊपर डिराइव्ड किया, वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो जो रहता है उसमें आपका K क्या है, कांस्टेंट है ना, स्थिरांक है। तो ये जो आपका K है, यही आपका क्या कहलाता है, इसी को ही हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। देखो, अगर N2 यानी कि नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग के ज़्यादा है N1 से, यानी तो K जो आपका रहेगा 1 से बड़ा रहेगा, तो आपका ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इफ़ N2 आपके क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग के, वो अगर कम है N1 के आपके प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न, तो आपका K क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब आपका K 1 से लेस होता है, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसफार्मर की। उस कंडीशन में आपका ट्रांसफार्मर जो क्या 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 कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आपका ट्रांसफार्मर का फार्मूला है। इसमें देखो, प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न है और सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और इसी को अगर उल्टा कर दूँ मैं, कि इधर प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न, ज़्यादा टर्न कर दूँ, और सेकेंडरी में कम टर्न कर दूँ वाइंडिंग के, ये जो आपको येलो ऑरेंज रंग की दिख रही है जो कॉइल, तो आपका ये क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि जिधर आपको आउटपुट लेना है उसके उधर आपको, अगर आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो ज़्यादा टर्न रखेंगे आप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करवाना है, यानी आउटपुट कम चाहिए, तो आप सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों को की संख्या को कम कर देंगे। है ना। ये देखो, इसमें देखा है, ये फ्रीक्वेंसी वही है आपकी तरंग की, इधर इनपुट में छोटी तरंग और आउटपुट में बड़ी तरंग है। तो आपका स्टेप डाउन, बड़ा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, इसने क्या किया, आपके वोल्टेज लेवल को, तरंग को बढ़ा दिया, है ना। बाकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। अब स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इनके यूज़ क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशन यानी इनके प्रयोग अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो इनका अंतर है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो मोस्ट बेसिक लेवल जो रहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो रहता है, आपका इंक्रीज करता है वोल्टेज को, और जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है वो डिक्रीज करता है वोल्टेज को, है ना। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो रहता है ट्रांसफार्मर का, जो रहता है कॉमन यूज़ में, इसको हम इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन यानी संचरण यानी भेजने के दौरान हम इनको यूज़ करते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक पावर बराबर क्या था, P बराबर V इंटू आई। वी आपका वोल्टेज, आई करंट। तो इस फार्मूले में P क्या आपका पावर, V वोल्टेज है और I करंट है। जो वायर्स हम यूज़ करते हैं
बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए लंबी दूरी पे, तो उससे क्या होता है, हमारे एनर्जी का लॉस होता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो अधिकतर वोल्टेज रहता है वो लॉस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और करंट को कम कर देते हैं, जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा ट्रांसफ़र हो। इस कारण से हम पावर जो इस कारण के लिए, इस कारण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई स्टेशन जो है निम्न चीज़ें करते हैं। पहले ये क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं वोल्टेज को, है ना, जिसके कारण एनर्जी लॉस को कम कर सके। फिर ये क्या करते हैं, स्टेप वोल्टेज को डाउन करते हैं, जितना हमें यूज़ करना है उस हिसाब से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। जी भाई, घरों में चाहिए तो 220 वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर लगा देंगे, खेतों पे चाहिए तो 440 वोल्ट का, फैक्ट्री में चाहिए तो और अधिक वोल्टेज का। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि जो है दोनों केसेस में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है इन दोनों वाइंडिंगों में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो रहता है उसमें ज़्यादा टर्न रहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न रहते हैं। तो जो हमें अगर वोल्टेज चेंज को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं दोनों ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए। तो इस फार्मूले में वी वोल्टेज है, एन नंबर ऑफ टर्न है, और पी आपका सब्सिडी, एस जो है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, पी आपका प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग। तो वोल्टेज चेंज रेशियो जो रहता है आपका, जो इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आपका एग्जांपल 10:1 है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स 10 टाइम्स टर्न ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में एक टर्न है तो सेकेंडरी में आपका 10 टर्न रहेंगे सेकेंडरी में। तो ये क्या करेगा आपका, यानी 5 वोल्ट से 50 वोल्ट स्टेप अप कर देगा, यानी आप इनपुट में 5 वोल्ट देंगे तो ये उसको बढ़ा करके 50 वोल्ट कर देगा, है ना। यानी कि आपको 10 टर्न रखने हैं प्राइमरी वाइंडिंग में और 100 टर्न रखने हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो स्टेप अप एंड स्टेप ट्रांसफार्मर यूज़ क्यों करते हैं हम, इसका यूज़ हम बता चुके हैं कि भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर जहाँ पे बिजली पैदा होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, है ना। तो जो इसका ज़्यादातर यूज़ है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है। फिर इसका जो बहुत सारा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी यूज़ होता है ना, होम मेड इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ होता है, घर पे जो यूज़ होते हैं, है ना। जो अधिकतर जो कंज्यूमर डिवाइस यानी जो हम उपयोग करते हैं उसमें ट्रांसफार्मर प्लग में लगा रहता है ना। आपने छोटे छोटे एलिमेटर देखे होंगे, खिलौनों में देखे होंगे, मशीनों में देखे होंगे। तो जो प्लग रहता है वो आपका मशीन का, वो ऑलरेडी आपका स्टेप डाउन करके वोल्टेज सप्लाई को फिर आपकी मशीन में देता है लो वोल्टेज, ताकि आपका सर्किट है आपके उपकरण के अंदर का वो जले नहीं। तो उसी प्रकार जो आप प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो वहाँ पे आप वोल्टेज को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी आप लॉजिक लेवल यूज़ कर सकते हो। तो बाइनरी सिस्टम में जो हम करते हैं वो 0 और 1 पोजीशन के रूप में इसको यूज़ करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। लॉजिक लेवल जो रहता है आपका, 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। तो वेरियस कंट्रोलर में यूज़ होता है, सेंसर में यूज़ होता है, बोर्ड में यूज़ होता है, और भी बहुत से उपकरणों में यूज़ होता है ये, है ना, हाई और लो करने के लिए। तो जो आपका रहता है आपका अधिकतर 3.3 वोल्ट पे भी चलती है, कुछ चीज़ें 5 वोल्ट पे चलती है। तो आपका जो 5 वोल्ट सेंसर है वो 5 वोल्ट सिग्नल सेंड करेगा 3.3 वोल्टेज डिवाइस को। तो इसकी वजह से आपका डिवाइस डैमेज नहीं हो, है ना। वहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दें ताकि आपकी डिवाइस में ज़्यादा वोल्टेज ना जा पाए। तो स्टेप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बहुत सारे यूज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे यूज़ होते हैं ये, वोल्टेज बिटवीन दोनों सर्किट के बीच में
है ना। कभी कभी हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनको यूज़ करते हैं, यानी कि विद्युत वितरण के लिए, है ना। सब स्टेशन के लिए ग्रिडों पे यूज़ होते हैं ये, है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो थी वर्किंग की वो मैंने बता दिया आपको। तो इसका जो प्रभाव है आप इजीली ऊपर के उससे कैलकुलेट करके आसानी से देख सकते हैं।